हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जीएसपुर जंक्शन। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ रसायन विज्ञान का प्रमुख धातुएं का चैप्टर। ठीक है, तो आज जो हम लोग विषय हम आ रहा है तो वो है क्या है, प्रमुख धातुएं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक जीएस वीडियोस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वक्त ज़ाया ना करते हुए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर डैश की संख्या समान होती है, मतलब किन की संख्या समान होती है। पहला है इलेक्ट्रॉनों की, दूसरा है प्रोटॉनों की, सी है कोशों की और डी है न्यूट्रॉनों की। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोशों की संख्या। ठीक है, कोशों की जो संख्या है वो समान होती है। कैसे? आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया? मतलब आवर्ती नियम किसने दिया है? पहला ऑप्शन है कार्ल्टन मैक्गी ने, दूसरा ऑप्शन है इमिल फिशर ने, सी ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन ने और डी ऑप्शन है डेमेत्री मेंडलीफ ने। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेमेत्री मेंडलीफ ने। और ये इन्होंने कब ये आवर्ती नियम दिया था? तो ये इन्होंने दिया था 1869 ईस्वी में। कितने में? 1869 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है मेंडलीफ ने, दूसरा है लेवोजियर ने, सी है जॉन न्यूलैंड्स ने और डी ऑप्शन है लोथार मेयर ने। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेंडलीफ ने। ठीक है, मेंडलीफ ने ही सर्वप्रथम आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है तन्यता, दूसरा ऑप्शन है आघात वर्धनीयता, सी है श्यानता और डी ऑप्शन है तनन सामर्थ्य। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको आघात वर्धनीयता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है आघात वर्धनीयता, दूसरा है श्यानता, सी ऑप्शन है तन्यता और डी है तनन सामर्थ्य। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब तारों में परिवर्तित किया जाता है किसी धातुओं को तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला है विद्युत लेपन, दूसरा ऑप्शन है यशद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन, सी ऑप्शन है जंग लगना और डी ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्युत लेपन। ठीक है, मतलब विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे विद्युत लेपन कहते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? पहला है सोल्डर, दूसरा है मिश्र धातु इस्पात, तीसरा है नाइक्रोम और चौथा ऑप्शन है जर्मन सिल्वर। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइक्रोम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है,
ऐसक के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल है क्या कहते हैं उसे? तो पहला ऑप्शन है क्रायोमेटलर्जी, दूसरा है हाइड्रोमेटलर्जी, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रोमेटलर्जी और डी ऑप्शन है पायरोमेटलर्जी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पायरोमेटलर्जी। ठीक है, अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसके सिल्वर नहीं होता है? मतलब किसमें सिल्वर नहीं होता है? इनमें से कौन है जिसमें सिल्वर नहीं होता है? पहला है जर्मन सिल्वर, दूसरा है हॉर्न सिल्वर, सी ऑप्शन है रूबी सिल्वर और डी है लूनर कॉस्टिक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जर्मन सिल्वर में आपको सिल्वर नहीं होता है। तो इसमें दोस्तों क्या क्या होता है? तो इसमें आपको तांबा और जस्ता होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें तांबा आपको 60% होता है और जस्ता आपको 20% होता है, और बाद बाकी 20% जो होता है वो क्या होता है? निकेल होता है। ठीक है दोस्तों, 20% और क्या होता है? निकल होता है, यानी कि 3 धातुएं इसमें मिली हुई होती हैं, तांबा, जस्ता और निकल। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है? पहला है एक्टिनियम, दूसरा है बोरियम, सी है आर्जिमियम और डी है रेडियम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेडियम। मतलब रेडियम जो है वो एक संक्रमण धातु नहीं है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न तरफ। सोडियम की खोज किसने की थी? पहला है हम्फ्री डेवी ने, दूसरा है विलियम हेनरी फॉक्स ने, सी है जे थॉमसन ने और डी है कार्ल बेंज ने। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम्फ्री डेवी ने की थी। ठीक है, और ये इन्होंने कब किया था दोस्तों? तो ये इन्होंने किया था 1807 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कब किया था? 1807 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? पहला है माइका, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, सी ऑप्शन है मैंगनीज और डी है बॉक्साइट। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम जो है वो हमें किससे प्राप्त होता है? तो वो बॉक्साइट से प्राप्त, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला है एल्युमिनियम का ऐसा क्या है? पहला है फ्लोस्पार, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है कैल्कोपायराटाइज और डी है हेमेटाइट। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि एल्युमिनियम किसका ऐसक है? तो ये आपको बॉक्साइट का, एल्युमिनियम का ऐसक क्या है? तो वो है कौन सा है? बॉक्साइट है, सॉरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? ठीक है, पहला है रेडियम, दूसरा है रेडॉन, दूसरा है रीनियम और डी ऑप्शन है रूथीनियम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? बी, रेडॉन का ये रासायनिक चिन्ह होता है Rn। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? पहला एल्युमिनियम, दूसरा नाइट्रोजन, सी कार्बन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा एल्युमिनियम। मतलब रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए जो प्रयुक्त होने वाली जो अभिक्रिया होती है उसमें एल्युमिनियम अवकारक शामिल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। पीतल में क्या होता है? पहला तांबा और जिंक, दूसरा तांबा और टिन, सी है तांबा और चांदी और डी ऑप्शन है तांबा और निकेल। तो दोस्तों पीतल में जो आपका होता है वो होता है कौन सा? तांबा और जिंक। ठीक है, तांबा और जिंक आपको पीतल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पीतल किससे बनता है? देखिए दोस्तों सेम तरह का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है तांबा और टिन से, दूसरा टिन और शीशा से,
सी है तांबा और जिंक से, और डी है तांबा, टिन और जिंक से। तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा है तांबा और जिंक, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन से हैं? पहला तांबा और जस्ता, बी है तांबा और शोणातु, सी है तांबा, जस्ता तथा निकल, और डी है तांबा तथा निकल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ए नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, तांबा और जस्ता को मिलाकर ही पीतल मिश्र धातु बनता है। अगला प्रश्न, पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत साधारण मिलीग्राम पर लीटर में है। पहला है ऑप्शन 0.01, दूसरा है 0.05, सी है 1.0 और डी ऑप्शन है 2.0। तो दोस्तों पेयजल में कॉपर का जो अधिकतम अनुमत साधारण है वो है आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2.0 mgl में है। ठीक है, 2.0 mg पर लीटर में वो है। ठीक है, अगला प्रश्न, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? पहला है ऑप्शन है एल्युमिनियम फॉस्फाइड, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, सी है हाइड्रोजनित वेफर, और डी ऑप्शन है एल्युमिनियम सल्फाइड। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी से पीतल में निरंतर रहने मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी से जो निरंतर रहने से क्या होता है, वायु में रंगहीन पीतल हो जाता है। ठीक है, अगला है, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? पहला है पाइरेक्स कांच, दूसरा है फ्लिंट कांच, सी है क्वार्ट्ज कांच, और डी है रेशा कांच। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेशा कांच। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? पहला तपाने से, दूसरा ऑक्सीकरण से, सी है विद्युत अपघटन से, और डी ऑप्शन है मंडल परिष्करण से। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको विद्युत अपघटन से। तांबा जो है वो विद्युत अपघटन से द्वारा शुद्ध होता है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है सोना तथा चांदी तन्य नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत है, वो बिल्कुल तन्य होते हैं। अगला प्रश्न, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन तन्य होते हैं। तो बिल्कुल ये गलत है दोस्तों, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन तन्य नहीं होते हैं। ठीक है, अगला है तांबा तथा प्लेटिनम तन्य होते हैं। तो हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सही है हमारा, ये जो कथन है सी नंबर कि तांबा तथा प्लेटिनम जो होते हैं वो तन्य होते हैं, ये बिल्कुल ही सही है हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला है ऑक्सीकरण, दूसरा है अपचयन, सी है विकरण, और डी है ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 25 नंबर दोस्तों गाय नहीं है किसी कारण से। चलिए 26 नंबर पे आते हैं हम लोग। 26 नंबर क्या कह रहा है, धातुएं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्ध्य को प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों को उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? पहला विद्युत अपघटन, बी है आयनन, सी है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है?
पहला अल्युमिनियम आयन, दूसरा है कॉपर आयन, सी है सल्फेट आयन और डी है जिंक आयन। तो दोस्तों इनमें से जो है आपको कौन सा एक धनायन नहीं है, ठीक है। तो इनमें से आपको सल्फेट आयन जो है वो एक धनायन नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अगला है, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके अलॉय हैं? पहला है सीसा और तांबा, दूसरा है सीसा और एंटीमनी, सी है सीसा और बिस्मथ और डी ऑप्शन है सीसा और जिंक। तो दोस्तों मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु जो है वो आपको सीसा और एंटीमनी के अलॉय होते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तीव्र सीसा विषाक्तन को और क्या भी कहते हैं? पहला है इटाई, दूसरा है प्लम्बिज्म, दूसरा है न्यूरेलेजिया और डी ऑप्शन है बाइसिनोसिस। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको प्लम्बिन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सही जवाब है। चलिए अगला सा प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? पहला स्वर्ण, दूसरा चांदी, सी पारद और डी तांबा। तो दोस्तों इनमें से जो सबसे कम गलनांक का जो धातु है वो है आपको पारद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है? पहला एक अम्ल, दूसरा पारा, सी क्षारक और डी एक अधातु। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन हम लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई आपको सुझाव देना हो तो हमें कमेंट करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और जो भी हम लोग नए वीडियोस डालें अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।